इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। तो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन को जो है यहां पर चुन लिया गया है। उन्होंने 452 मतों से चुनाव जीता है, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी को केवल 300 मत मिले। इस चुनाव की प्रक्रिया में 15 मत रद्द कर दिए गए, लेकिन एनडीए समर्थित उम्मीदवारों के रूप में वे स्पष्ट विजेता जो है वो बनकर उभरे। इस जीत को लेकर एनडीए की राजनीतिक ताकत को और मजबूत करने वाला जो है ये कदम माना जा रहा है, और ये सीपी राधाकृष्णन के एक उच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने का भी एक प्रतीक बताता है। आज सबसे पहले जब वोट शुरू हुआ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला, और उसके बाद पूरी प्रक्रिया जो है धीरे धीरे चालू हुई, जिसके बाद तमाम सांसद, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के, उन्होंने एकाएक कर जो है अपना वोट डाला। आगे आपको बताते हैं कि उनकी ये जीत एनडीए की मजबूती का प्रतीक मानी जा रही है। और पृष्ठभूमि और राजनीतिक सफर की अगर उनकी बात करें तो प्रारंभिक जीवन जो है और जो शिक्षा रहा है उनका, वो दक्षिण भारत में है। उनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तिरुपुर तमिलनाडु में हुआ था। तो तमिलनाडु और खास तौर पे दक्षिण भारत के एक काफ़ी प्रमुख नेता के रूप में वो माने जाते हैं। उनकी अगर शिक्षा की बात करें तो उन्होंने बीबीए की डिग्री जो है वो चिदम्बरम कॉलेज तिरुचिरापल्ली से प्राप्त की थी। तो शिक्षा के मामले में उन्होंने बीबीए की डिग्री जो है वो हासिल की थी। इसी के साथ आपको अब आगे बताते हैं कि उनका आरंभिक राजनीतिक जीवन किस तरीके से शुरू हुआ। 16 से 17 वर्ष की आयु में आरएसएस से जुड़ने के बाद 1974 में भारतीय जनसंघ के राज्य कार्यकारिणी सदस्य जो है वो चुने गए थे। इसी के बाद अब अगर बात की जाए उनके आगे और राजनीतिक करियर की, यानी कि आरएसएस के बाद अब उनका प्रवेश होता है भारतीय जनता पार्टी की। 1996 में उन्हें तमिलनाडु भाजपा का सचिव जो है वो बनाया गया था। तो देखिए किस तरीके से आरएसएस के बाद अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो है आगे उभरे, और कई सारी अहम भूमिकाएं भी जो हैं उन्होंने उपराष्ट्रपति बनने से पहले निभाई। तो लोकसभा और संगठनात्मक अनुभव की अगर उनकी बात करें तो 1998 और 1999 में वो कोयंबटूर लोकसभा क्षेत्र से बस सांसद निर्वाचित हुए थे। तो भाजपा की सीट से देखिए आपको बता दें 1998 और 1999 में जो है वो कोयंबटूर लोकसभा सीट से सांसद के रूप में जो है वो निर्वाचित हुए थे। उनका संसदीय कार्य जो है उसकी बात करें जाए तो संसदीय कार्य समिति टेक्सटाइल्स के अध्यक्ष भी जो है वो रह चुके हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि पीएसयू और वित्त संबंधी समस्याओं में और समितियों में भी उनका काफ़ी बड़ा एक योगदान रहा। तो देखिए पढ़ाई क्योंकि उन्हें बीबीए से की है, इसी के चलते कहीं ना कहीं वित्त संबंधित जो समितियां हैं उनमें उनको जोड़ा गया। पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भी उनका काफ़ी बड़ा एक योगदान रहा है। तो सीपी राधाकृष्णन ने टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी जो है काफ़ी बड़ा अपना एक भूमिका निभाई बतौर संसदीय कार्य मंत्री के नाते। 2001 में स्टॉक एक्सचेंज घोटाले की जांच समिति में भी वो शामिल थे। तो आपको बता दें किस तरीके से कॉमर्स और बिजनेस के साथ साथ राजनीति में भी उनकी काफ़ी बड़ी योगदान रहा। इसी के साथ अब आपको बताते हैं कि आगे सन 2000 के बाद किस तरीके से पार्टी नेतृत्व और आगे चीज़ें जो है उन्होंने की। 2004 से 2007 में तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष वो रहे हैं। तमिलनाडु में भाजपा कितनी सक्रिय है ये आने वाले समय में पता लग सकता है कि जब अब उन्हें उपराष्ट्रपति का चुनाव में जीत हासिल हुई है, उसके बाद किस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी को फेवर मिलते हुए नजर आ सकता है तमिलनाडु के अंदर, क्योंकि तमिलनाडु के काफ़ी बड़े नेता माने जाते हैं। ऐसे में तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष भी वो 2004 से लेकर 2007 के बीच रहे। इस दौरान तकरीबन 90 से ज़्यादा दिनों तक उन्होंने तकरीबन 19,000 किलोमीटर की यात्रा का भी आयोजन किया था, जिसमें नदी जोड़, आतंकवाद, समान नागरिकता सहित जैसे तमाम मुद्दे जो हैं वो शामिल थे। इन सभी मुद्दों पर जो है उनकी ओर से यहाँ पर जागरूकता फैलाई गई। कोयिर बोर्ड अध्यक्ष और केरल प्रभारी भी जो हैं वो रहे हैं। तो कई सारी राजनीतिक गतिविधियों में उनका हिस्सा रहा है। कई सारे तमाम कारभार जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में संभाले। 2016 से लेकर 2020 तक कोयिर बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं। इस दौरान कोयिर नियंत्रण का रिकॉर्ड जो है वो तकरीबन आपको बताते हैं 2532 करोड़ रुपए, यानी कि 2500 करोड़ रुपए से अधिक का रहा था जब उनका कार्यकाल रहा। 2020 से लेकर 2022 के बीच यानी कि तकरीबन 2 साल तक वो बीजेपी के केरला के प्रभारी भी रहे हैं। तो दक्षिण भारत में काफ़ी सक्रिय उनकी भूमिका रही और बीजेपी के एक बड़े चेहरे के रूप में दक्षिण भारत में उनको जाना जाता है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं किस तरीके से राज्यपाल के रूप में उन्होंने संवैधानिक भूमिका जो है वो निभाई। पहली बार फरवरी 2025 में झारखंड के राज्यपाल जो है वो बने थे। उनको बीजेपी की ओर से झारखंड का राज्यपाल जो है वो नियुक्त किया गया था।
उसी वक्त आपको बता दें कि अतिरिक्त रूप से तेलंगाना और पुडुचेरी के राज्यपाल और उपराज्यपाल भी जो हैं वो बनाए गए। 31 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाए गए, जबकि झारखंड में पहले 4 महीने से 24 जिलों की सैर जो है वो कर चुके हैं। झारखंड के राज्यपाल रहे हैं तो झारखंड के तकरीबन 24 जिले की जो है वो सैर कर चुके थे अपने शुरुआती 4 महीनों में। यह दिखाता है कि उनके ग्राउंड प्रभावित कार्यशैली किस तरीके से एक्टिव थी। एक नेता के लिए सबसे जरूरी होता है वो किस तरीके से जमीनी चीजों से जुड़ा रहे, और झारखंड में बतौर राज्यपाल बनने के बाद शुरुआती 4 महीनों में ही उन्होंने तकरीबन 24 जिलों का जो है यहाँ पर दौरा किया और ग्राउंड प्रभावित कार्यशैली जो है वो उन्होंने अपने सामने रखी। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन जो है वो 17 अगस्त 2025 को हुआ था, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उपराष्ट्रपति पद के लिए उनको एनडीए का उम्मीदवार यहां पर घोषित किया था। तो एनडीए के उम्मीदवार के रूप में जो है उनको मैदान में उतारा गया था और उनके सामने जो है बी सुदर्शन रेड्डी, जो कि इंडिया ब्लॉक के नेता थे उपराष्ट्रपति पद के लिए, उनको उनके खिलाफ उतारा गया था। लेकिन एनडीए बनाम इंडिया ब्लॉक की इस जीत में जो है एनडीए की जीत हुई है और तकरीबन 452 वोटों से जो है यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन ने अपनी जीत दर्ज कर अब वो देश के 15वें उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए। 5 साल के लिए उनका पूरा कार्यकाल रहने वाला है। चलिए आपको बताते हैं किस तरीके से 21 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नामांकन के प्रस्तावित रूप में हस्ताक्षर किया था और जो है इसमें हस्ताक्षर भी किए थे, जो केंद्र नेतृत्व के मजबूत समर्थन को भी दर्शाता है। तो किस तरीके से उनके नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जो हैं वो उनके साथ हस्ताक्षर करने पहुंचे थे। उन्होंने नामांकन प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभाई और लगातार जो है समर्थन तमाम एनडीए के नेता का जो है यहाँ पर उनको मिलते हुए नजर आया था। तो व्यक्तिगत रुचियां और छवि जो है वो आपको बता देते हैं क्या सीपी राधाकृष्णन की रही। खेल प्रेमी रहे हैं वो, शुरुआत से ही, चाहे कॉलेज के समय की बात की जाए तो वो टेबल टेनिस चैंपियन रहे हैं और लॉन्ग डिस्टेंस रनर भी रहे हैं। साथ ही क्रिकेट और वॉलीबॉल में भी उनकी काफ़ी रुचि रही। इसी के साथ खेल के अलावा यात्रा प्रेमी भी हो रहे हैं, यात्रा करना भी उनको काफ़ी पसंद है। वे यूरोप, एशियाई देश सहित अमेरिका, यूके, चीन, जापान आदि देशों की यात्रा कर चुके हैं। इसी के अलावा आपको बता दें कई सारी रुचियों के अलावा वे मृदभाषी और विपक्ष के सौहार्दपूर्ण संबंध रखने वाले नेता के रूप में भी व्यतिगत है। आपको एक किस्सा बताते हैं किस तरीके से डीएमके के एक नेता ने उन्हें गलत पार्टी में अच्छा आदमी कह डाला था। तो कई सारे ऐसे तमाम राजनीतिक गलियारों में हलचल होती है जब आपसी मतभेद जो हैं नेताओं के बीच दिखते हैं अलग अलग पार्टियों के। लेकिन डीएमके के नेता, क्योंकि डीएमके काफ़ी बड़ी पार्टी तमिलनाडु के अंदर मानी जाती है, सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं, ऐसे में डीएमके के नेता ने तंज कसते हुए कह दिया कि देखिए गलत पार्टी में आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। राजनीतिक संवेदनाएं आपको बता दें किस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी ने इनको मैदान में उतारकर आने वाले जो तमिलनाडु के चुनाव हैं उसमें भी एक दाव खेला। उन्होंने ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले दक्षिण भारत में बीजेपी की छवि मजबूत करने में भूमिका जो है अपनी निभाई है। सीपी राधाकृष्णन क्योंकि ओबीसी समाज से आते हैं, ऐसे में बीजेपी की जो छवि है तमिलनाडु के अंदर उसको कहीं ना कहीं मजबूत करने में एक उनकी काफ़ी सक्रिय भूमिका रही है। तमिलनाडु में चुनाव होने, ऐसे में इनके उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद कहीं ना कहीं एक जो छवि भारतीय जनता पार्टी की है वो और उभरते हुए नजर आ सकती है। इसमें प्रोजेक्ट तमिलनाडु की रणनीति जो है वो भी लाई गई। चलिए अब आपको एक बार ग्राफिक्स के जरिए पूरा समझा देते हैं किस तरीके से उनका जो जन्म रहा वो 20 अक्टूबर 1957 में तमिलनाडु में रहा और तिरुपुर तमिलनाडु में जो है सीपी राधाकृष्णन का जन्म। शिक्षा में उन्होंने बीबीए किया, जैसा कि मैंने आपको बताया, यानी कि बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की उन्होंने पूरी पढ़ाई की। शुरुआत में वो आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे और इसी के बाद वर्तमान में वो महाराष्ट्र के राज्यपाल यानी कि 31 जुलाई 2024 से अब तक जब तक अपना कार्यभार संभालेंगे वो वहाँ के राज्यपाल रहे। तो 1996 में भाजपा तमिलनाडु के सचिव रहे और इसी के साथ एक काफ़ी लंबा चौड़ा उनका जो है कोयम्बटूर में, आपको बता दें 1998 और 99 में वो वहां से सांसद भी नियुक्त हुए। 2004 से लेकर 2007 तक तमिलनाडु के बीजेपी के वो अध्यक्ष रहे हैं। तो तमिलनाडु में किस तरीके से भाजपा की भूमिका रही है उसको सक्रिय करने में उनका काफी बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा कोयर बोर्ड अध्यक्ष रहे हैं वो 2016 से लेकर 2020 तक, यानी कि 4 साल कोयर बोर्ड अध्यक्ष जो है वो रहे थे। 2020 से लेकर 2022 तक जो है वो भाजपा के केरल में प्रभारी रहे हैं और इसी के साथ 2023 में झारखंड राज्यपाल बने। अतिरिक्त प्रभार जो है उन्होंने तेलंगाना राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का भी संभाला था। इसी 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल जो है वो नियुक्त हुए थे
और आपको बता दें किस तरीके से तब से लेके अब तक जो है उन्होंने तमाम चीजें जो हैं अपने राजनीतिक हलचल में की। अब बीजेपी उनको एक दाव के रूप में भी खेलती हुई नजर आ रही है अगर राजनीतिक विश्लेषकों को माने, क्योंकि ओबीसी समाज से आते हैं, तमिलनाडु में चुनाव होना है, तो भाजपा की बीजेपी की जो एक भूमिका है और जो एक छवि है खासतौर पर दक्षिण भारत में तमिलनाडु के अंदर, उसको कहीं ना कहीं सक्रिय करने में और जो वोटर लिस्ट है, जो पूरा वोट शेयर है तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का, उसमें भी इजाफा देखने को अब मिल सकता है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और उनका पूरा जीवन शैली बता रहे थे किस तरीके से महाराष्ट्र के राज्यपाल जो हैं वो नियुक्त हुए थे 2024 में। अब जो है वो 15वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में जो हैं अब देश में अपना कार्यभार संभालेंगे। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।